आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का भाग 3। गोबर आकर बोला, भोला दादा आ पहुंचे, मन दो मन भूसा है वो उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट वाट तो डाल दो, ऊपर से लगे भुनभुनाने, कुछ तो भलमनसी सीखो, कलसा ले जाओ, पानी भर कर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस वस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं क्या? धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते, इतनी दूर से धूप घाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी, रुपया देख डब्बे में तमाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी, दौड़कर एक पैसे का तमाकू सहुआइन की दुकान से ले लो। बोला कि आज जितनी खातिर हुई और कभी ना हुई होगी। गोबर ने खाट डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तमाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई, वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लेने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भड़बूजे से मांग लिया होगा, मन भर से कम में ना भरेगा, 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी, मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को न्योता ना दूं और 2 तो भरपेट खिलाओ, तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि कोई चंगेरी लेकर चलते, देते ही हो तो 3 खांचे दे दो, भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए ना होंगे, तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे? गोबर से कहो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊँख गोड़ने जा रहा है, एक दिन ना गोड़ने से ऊँख ना सूख जाएगी। ये तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते, भगवान के दिए 2 बेटे हैं, ना होंगे घर पर, दूध लेकर बाजार गए होंगे। ये तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो, लाद दे लदा दे, लादने वाला साथ कर भी दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी, बड़ों की सेवा करने में कोई लाज थोड़े ना, और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे। धनिया ने कहा, ये सब तो न्योता देने के पहले ही सोच लेना था, ना हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाना। मुरब्बत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। होरी बोला तो धनिया ने कहा, अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे, तुम, तुम्हारा लड़का लड़की सब, और वहाँ साइत मन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। होरी ने कहा, जमींदार की बात और है। धनिया बोली, हाँ, वो डंडे के जोर से काम लेता है ना, उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई, चान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया, या तो चलेगी नहीं या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। होरी ने गुस्साते हुए बोला। 3 खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुढ़ रहा था, उसे अपने बाप के व्यवहार में जरा विश्वास न था। वो समझता था कि ये जहाँ जाते हैं कहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी, रहा होरी वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर 1 खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, 1 खांचा और लूंगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं और तुम्हें आना नहीं पड़ेगा, मैं और गोबर 1-1 खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसके मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है, अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश है, उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, सगुन करने के रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला ना छूटेगा।
होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा, अनाज तो सबका सब खलिहान में ही है। तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए बस 5 सेर अनाज बचा। ये भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तो तिनका भी ना बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3 है। सहुआइन अलग, मंगरू अलग और दाता दिन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा ना चुका पाया। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीरथ बरत में हाथ बांधकर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसा ही मर्जात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए ही पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया है। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब तक एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौछे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा, भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह ही पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना, सहेजना, ये कौन करे? फिर वो घर में बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू, बुहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, ये कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था? जब से अलगौजा हुआ है, दोनों घरों में 1 जून रोटी पकती है। नहीं सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी, अब खाए 4 दफे। तो देखूं, इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई है वो मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम कच्चा धागा भी ना था उसके पास। देवरानियों के लिए उसने 2-2, 4-4 गहने बनवा दिए थे। सोने के ना सही, चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि ये मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती, और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वो संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। ये नहीं कि घर का तो कोई काम ना करो और 8 पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है मेरे सिर, सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार मैं जाऊं। ये गृहस्थी जी का जंजाल है। सोने की हंसिया जिसे ना उगलते बनता है और ना निगलते। लड़की है जुनिया, वो भी किसी नसीब की खोटी है। तुम तो उसकी सगाई में आए थे ना, कितना अच्छा घर बार था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान लगाता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हो गया और किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निबाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उससे जलती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ आई और यहाँ भी चैन नहीं।
यही सब सुनाते सुनाते उन दोनों का इस दुखड़े में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार था। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी नहीं थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसे खड़ी सानी खा रही थी। वो सारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी और किसी पर मजीरा। एक ताक पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थी और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और नाक के सिरे पर भी सुर्खी थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए थे, आंखें छोटी और भीतर धंसी हुई थी। माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को भी खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपक कर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले, पानी ना हो तो गगरा ला, मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है ना? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है ना, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इसकी माँ मरी है जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सब के सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप ही सर पर हाथ धरकर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है, छोटा सा अड़ौना भी करेगी तो भुनभुना कर। मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर चेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। झुनिया ने कलसा ना दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने नहीं दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत ना दिखाए तो मेहमान ही होता है। रोज रोज आने से मरजात भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मरजात तो दे रही हूँ। महीने में एक बेर आओगे तो ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे तो चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी, रोज रोज आओगे कुछ ना पाओगे। गोबर ने कहा, दर्शन तो दोगी? तो झुनिया बोली, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। ये कहते कहते जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक ना था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर पानी निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी। मनी मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडैल है कि उसकी कल्पना भी नहीं की। होरी ने लोग को रोककर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी हो ना हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे कि मानो ब्याह करके लौटे हैं। होरी को तो अपनी सिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा की भांति अधीर और चंचल। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए एक नाद काटनी है, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं ना, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा? कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित बात नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है, भीतर ही बांधूंगा।
आंगन तो छोटा सा है, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी, सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है, अब पिए जितना पीना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूंगा। करिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई 1 पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा। धनिया से नाहक ही बता दिया। चुपके से गाय लेकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात बचे तब ना। कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और ये अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बखानने लगे। गोबर जरा आलसी नहीं है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता भाई। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कट्टी काटने लगते थे। कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता और कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे तो फिर अपने सिर पर जब पड़ेगी तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए, नहीं तो आज इस घर की बात और होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोस्त था, बेचारी झप से घर में आई, कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी, जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए, लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तो मिलता ना। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निर्छल ना होती तो आज शोभा और हीरा जो मूंछों पर ताव देते फिरते हैं ना, कहीं भीख मांग रहे होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए लड़ो वही जानकर दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है, गोबर काहे को जगने लगा। नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा, जाकर नाद तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भूला बदल गए और किसी कारण से गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने और पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद काट दी मानो इसी की कसर थी। भूला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए हों तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भूला अपने मन से गाय मुझे दे देगा? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलते हुए बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उनके मन में कोई चोर बैठ जाए तो। चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ ना कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखकर अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर नहीं करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करे कैसे, कहीं पैसे की भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगोछा हो गया, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाएं और इतना ही रुपए ऊपर से खर्च करें, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आएगा इतना रुपया। रास खलिहान में तुल जाती है और खाने भर को भी नहीं बचता, ब्याह कहाँ से हो। और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, फिर पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो। होरी ने देखा, दमड़ी बसोर सामने खड़ा है, नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चीके, कुरसियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया।
मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया, तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करना। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है मैं तो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुला कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा, मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नियत नहीं। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने अपने बराबर का भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकारता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है मैं तो, ऐसी बात है भला? लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतारकर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊँख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सेठ में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से अलगौजा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता। अभी हाल में इतना मारा कि वह कई दिन तक खाट से नहीं उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह ना छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर। उसे घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस नहीं जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बात करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दे, जो कुछ कहना है आकर कहे। हीरा बहू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का समन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और व्यवस्था ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना है मुझसे कहो, मैंने कह दिया, बांस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेल दे। उसका यह अपमान, मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जात पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास कोई दवा नहीं थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा आया। पुन्नी ने उसे देखकर जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा। खून ने जोश मारा और अलगौजे की ऊंची बांध को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी। तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। ये लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा?
होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहुत झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी, अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल ले।